नेक्स्ट वीक के दोनों मेन लाइन आईपीओ आपको खुश भी कर रहे हैं और दुख भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनबा फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। आईपीओ का प्राइस मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं 120 रुपीज का है और आज के दिन एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 60 रुपीज का। रफली एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको रिटेल में एक लॉट का अलॉटमेंट मिलता है 5500 का प्रॉफिट और एचएनआई कैटेगरी में 75,000 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। मतलब ये लाइन सुन के आपको ऑलरेडी एक्साइटमेंट बढ़ गया होगा, पर एट द सेम टाइम इस आईपीओ में भी जो आईपीओ का साइज होने वाला है वो होगा मात्र 150 करोड़ का। बहुत ही छोटा आईपीओ है। इतने छोटे आईपीओ में मल्टीपल नाम से अप्लाई करना कंपलसरी होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जहां पे हम रेगुलर अपडेट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ ओरिजिनल चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। बहुत सारे फ्रॉड बने हुए हैं, उनसे बच के रहिएगा। देखिए इस आईपीओ में भी वही इशू है, साइज बहुत छोटा है, अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम है। कंपनी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 1998 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एनबीएफसी कंपनी और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, लोन देने की प्रोवाइड करती है, मेनली फॉर 2 व्हीकल्स 3 व्हीकल्स और साथ ही साथ जितनी भी स्मॉल कार्स या फिर यूज्ड कार्स होती है, पर्सनल लोन्स होती है, वो सारे लोन्स ही कंपनी प्रोवाइड करती है। आईपीओ ओपन होगा 23 से लेकर 25 के बीच में। या तो आपको अपना पैसा या फिर शेयर्स मिल जाएंगे 26 सितंबर को और लिस्टिंग डेट होने वाली है इस मंथ के एंड में 30 सितंबर को। एक रिटेल का लॉट 125 शेयर्स एग्जैक्टली 15,000 का होने वाला है। एचएनआई स्मॉल में आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग में आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी कैटेगरी में उस कैटेगरी का लोएस्ट अमाउंट अप्लाई करने से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक लॉट 125 शेयर्स यानी कि 15,000 की एप्लीकेशन अप्लाई करनी चाहिए। इसके लिए आप सोचो मैं 2 लॉट अप्लाई कर लूं, 3 लॉट अप्लाई कर दूं, मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये आईपीओ बहुत ही ज्यादा भर भर के ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। सिर्फ 150 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। 114 से 120 का है प्राइस बैंड। हमें यूज करना होता है कट ऑफ प्राइस रिटेल में और एचएनआई कैटेगरी में 120 के प्राइस को टाइप करना पड़ेगा। इस आईपीओ को लाने वाला लीड मैनेजर है हेम सिक्योरिटीज। अगर हम एसएमई में बात करें तो हेम सिक्योरिटीज एकदम लीडर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है आपके एज ए लीड मैनेजर अगर आप एसएमई आईपीओ लाना चाहते हो। मेन बोर्ड आईपीओ में अभी तक उनका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा है। आई एम लुकिंग कि इसमें शायद अच्छे रहने की काफी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आईपीओ का साइज छोटा है और इतने छोटे साइज के आईपीओ में इनकी एक्सपर्टीज काफी अच्छी होने वाली है। क्यूआईबी 50, रिटेल 35 और एचएनआई 15% का कोटा होने वाला है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट्स पिछले 2 सालों में रफली डबल हो गए हैं। रेवेन्यू भी आपको डबल के आसपास मिला है। 2023 वर्सेस 2024 में 44% की ग्रोथ रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले एक साल में 2023 वर्सेस 2024 में 90% की ग्रोथ रेट दिखाते हुए 16 करोड़ से 30 करोड़ पे पहुंच चुका है। बोरिंग्स यहां पे ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा है, 700 करोड़ के ऊपर की, पर इस बिजनेस में रहती ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.36% का है जो थम्स अप है। ईपीएस 6.25 का है। पी रेशियो 19 के आसपास का है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है कंपनी अपने फ्यूचर कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहती है। पीयर कंपैरिजन, बेट फिनसर्व जिसका पी रेशियो 13 का है, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज पी रेशियो है 9 का, मास फाइनेंशियल सर्विसेज पी रेशियो 18 का। पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश करी जा रही है। वैल्यूएशन इज ओके। एट द सेम टाइम अगर आप इंटरनल रिस्क की बात करेंगे तो सबसे पहले कंपनी को अपने डीलर्स के साथ, क्योंकि वहीं से उनका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एलोकेशन या फिर बिजनेस आता है, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। डेटा आपके सामने है, आप देख सकते हो। इनके जो न्यू व्हीकल लोन है वो रफली 97.90% का ईएम बनाता है, मतलब नए बिजनेस से ही इनका चल रहा है। रिपीट बिजनेस इनके लिए एसेट बहुत ज्यादा यहां पे नहीं आ रहा। डाइवर्सिफिकेशन कौन से सेगमेंट में ज्यादा आ रहा है वो आप चेकआउट कर सकते हो। मेजॉरिटी इनके लिए 2 व्हीकल्स होने वाले हैं। आज के दिन इनके क्या होता है, एनबीएफसी के लिए रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज आप देखोगे तो इसकी रेटिंग काफी ठीक है, बी प्लस स्टेबल बनी हुई है, पर कहीं पे भी इनकी रेटिंग में ऊपर नीचे हुआ तो उसका इनके ऊपर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो ये इनके लिए हमेशा रिस्क बनी रहती है। फाइनली इनके लिए एक रिस्क होती है काफी इंपॉर्टेंट, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। वो हमेशा ही चलेगा, मतलब हमने कितने समय का लोन लिया और कितने समय का हमने आगे लोन दिया है, इन दोनों के बीच में मिक्स होना और इसे प्रॉपर्ली मैनेज करना, प्रोफेशनली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना इनकी जितनी प्रॉफिटेबिलिटी है ना, 30, 35, 50 करोड़, तो एक छोटी सी गलती की आपकी कॉस्ट आ जाती है। ये इनके लिए रिस्क बनी हुई है। फाइनली यहां पे ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे रेगुलर स्ट्राइक्स होती है, रेम्यूनरेशन बढ़ाने पड़ते हैं, जिनका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर हो सकता है, जिसका हमें ध्यान देना चाहिए।
अगर हम इस कंप्लीट आईपीओ का कंक्लूजन करने की कोशिश करें तो एक ऐसा आईपीओ है जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं, इंटरेस्टेड हूं। सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से आज के दिन हम इसे फोकस कर रहे हैं, मैं पर्सनली फोकस कर रहा हूं, एंकर बुक पे फोकस रहेगा। अलॉटमेंट के चांसेस कम है, पर ओवरऑल आईपीओ अच्छा है जिसको मैं थम्स अप देने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।